फार्मर फैमिली से आता हूँ तो सपना मेरा स्टार्ट होता है कंडक्टर बनने से। एक ये स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा जिसके पास कुछ फाइनेंशियल बैकअप नहीं था, अगर वो अक्षय बन सकता है तो ऐसे बहुत सारे अक्षय बन जाएंगे। हेलो ऑल। इस प्रिपरेशन की जर्नी में बहुत कम समय ऐसा होता है जब आपको किसी का पास होना पर्सनल लगता है, जब आप उसके स्ट्रगल से रिलेट कर पाते हैं, जब उनकी चीजों को आप समझ पाते हैं और आप ये जान जाते हैं कि इस इंसान ने बहुत ही जीरो से स्टार्ट किया और जो भी चीज इसने अचीव की वो अपनी मेहनत से अचीव की। और इस प्रिपरेशन के जर्नी में मैं काफी टाइम से हूं और मैंने बहुत लोगों को पास होते हुए देखा है जो मेरे बहुत क्लोज हैं। लेकिन वो जो पर्सनल आप फील करते हैं कि यार इस इंसान को पास होना चाहिए, ये अपने लोगों के लिए, या फिर इसका स्ट्रगल बहुत ही पर्सनल है और काफी ज्यादा इमोशनल भी है, ऐसा होता हुआ देखना काफी अच्छा लगता है हर एक मेंटर को। और ये चीज बहुत कम होती है क्योंकि आप अधिकतर होता ऐसा है कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा पर्सनली अटैच हो नहीं पाते क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को टाइम देना होता है। लेकिन बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे हम एज ए इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाए, उनके स्ट्रगल्स को हमने देखा, पहचाना, समझा और हम बहुत ज्यादा थैंकफुल भी हैं कि हमने उनकी किसी भी तरीके से जो भी हो सके वो हेल्प हम कर सके। आज वो सिविल सर्विस 2024 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ और उसमें वो पास भी हुए और उनकी जो रैंक है वो 699 आई है और हम सभी बहुत खुश हैं उनके लिए। आज उन्हीं से हम बात करेंगे। उनका नाम अक्षय है और वो बीड डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन। बिफोर दैट, congratulations अक्षय फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन थैंक यू सर। एंड वी आर हैप्पी टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। तो अक्षय, सर। सबसे पहले, क्योंकि मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूं, सबसे पहले सर। हमारे सारे के सारे व्यूवर्स को आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं और जर्नी में भी आप स्टार्ट करें अपने बचपन से और उसके बाद आप बताएं किस तरीके से आपके अंदर सिविल सर्विस का ये जो पूरा भूत है वो आया और क्या क्या वो चीजें थी जिसने आपको मोटिवेट किया। सर, मैं एक बहुत छोटे टाउन से, छोटे विलेज से आता हूँ जहाँ पे मतलब मैं फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड मैंने जेडपी स्कूल से किया, गवर्नमेंट के। फिर फोर्थ के बाद एट अ अर्ली एज आई लॉस्ट माय पेरेंट। 8 साल का था तब। ऐसा कुछ मतलब पढ़ाई में मैं कुछ इतना ठीक नहीं था। और मेरा पहला सपना स्टार्ट होता है कि मतलब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी ना सर, कि जी। ना सोशल मीडिया था और गांव के बाहर कभी गया नहीं था मैं। एंड मैं एक फार्मर फैमिली से आता हूँ तो सपना मेरा स्टार्ट होता है कंडक्टर बनने से। तो मुझे पहले ये लगता था कि मैंने कुछ लोगों को देखा था कि मैं बोला यार चलो एक गवर्नमेंट जॉब है तो बन जाता है। फिर वो एक दिमाग में था, सपना वहाँ से चालू होता है। फिर मैंने 5th to 10th अगेन मेरे गांव से ही की है, कि मतलब ट्रस्ट का कॉलेज था, छोटा सा स्कूल था, वहाँ से पढ़ा हूँ। फिर मेरी एक बहुत बड़ा इवेंट मेरे लाइफ में हुआ कि 11th में मैंने सोचा कि कॉमर्स लेते हैं, कि कुछ लोगों को देखा था अकाउंट के जॉब कर रहे थे, कि फिर कंडक्टर से अकाउंट के जॉब पे आया। मैं कॉलेज गया। फिर कॉलेज में मैं फॉर्चुनेटली बोलूँगा, मुझे कॉमर्स स्ट्रीम लेनी थी और मेरे कॉलेज में साइंस एंड आर्ट्स ही थे। ओके। मुझे 11th-12th तक इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था। बट अब कॉमर्स न होने की वजह से मुझे वहाँ के सर ने बोला कि आप साइंस ले लो। ठीक है। फिर क्योंकि मेरे 10th में भी 62 ही परसेंट थे, वो भी गांव में ऐसे वैसे ही आए थे। फिर सर बोले साइंस ले लो। मैं बोला निकल तो जाएगा ना सर, मतलब 12th। तो वो बोले हाँ निकल जाएगा। फिर लेना तो क्या लेना है। फिर मैंने बोला कि इंजीनियर बनूंगा, क्योंकि पता नहीं थी चीज़ें। कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा ये सोचा। फिर मैंने लिया कंप्यूटर साइंस। 11th में मेरा बायोलॉजी नहीं था, कि सोचा बहुत बड़ा कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा। एंड फिर 12th आ गया। 12th में अगेन इंजीनियरिंग का ही बहुत था। बट एक सर मुझे मिले, वो बोलते अगर भाई तुझे इंजीनियर ही बनना है ना तो मैथ रख ले और बायोलॉजी भी रख ले। तो फिर कहीं तो मैं कन्विंस हुआ उनसे कि मैं बोला दोनों ऑप्शंस रखते हैं। एंड मैंने बायोलॉजी ले लिया उनके कहने पे। बट वो बहुत बड़ा एक लाइफ चेंजिंग इवेंट था मेरे लिए। वो बायोलॉजी लेने के बाद थोड़ा सा पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा मैं।
12th में भी मेरे 58% है, बट नीट में मैं बायोलॉजी का टॉपर बन गया। तब मैंने खुद का पोटेंशियल रियलाइज़ करा लाइफ में। फिर 12th में ही डिसाइड किया कि मैं यूपीएससी करूँगा। वो टॉप किया था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, बीडीएस मिल रहा था, बट सोचा, घर वालों को बोला कि मैं यूपीएससी के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ अच्छे अच्छे लोगों के वहाँ उस टाइम नाम चले थे, जैसे तुकाराम मुंडे सर। उन वो हमारे ही कम्युनिटी के हैं, इसलिए उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ मैं। तो उस टाइम लगा कि यार सिविल सर्विसेज करते हैं, लेकिन हमारे लिए, हमारे फैमिली में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था, बीडीएस मिल रहा था, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए कि घर में कोई तो डॉक्टर बन रहा है। फिर बात ये हुई कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो कर लेते हैं बीडीएस, पे कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी, फैमिली का नाम भी बढ़ जाएगा। फिर घर वालों का सुना, मतलब मेरी माँ ही है, मैं सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ। फिर सुना माँ का, और ले ली मैंने बीडीएस करने के लिए। और लेकिन उससे पहले मैंने ये बोला कि बीडीएस होने के बाद मैं यूपीएससी करूँगा। ठीक है। फिर बीडीएस कंप्लीट किया, चारों साल में मेरे 65% एवरेज था, वो ग्रेड 1 का, मतलब पढ़ाई तभी पोटेंशियल रियलाइज करा। फिर बीडीएस कंप्लीट हुआ, घर वालों को बोला माँ को कि मैं ये करना चाहता हूँ यूपीएससी। अब आपका ड्रीम हो गया फुलफिल, अब मैं मेरा ड्रीम करना चाहता हूँ सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए। बट उस टाइम ऐसा कुछ मतलब फाइनेंशियल नहीं था, और लगा कि इतना कर लिया है, डॉक्टर भी बन गया हूँ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लूँगा यूपीएससी। तो मैंने जनवरी में पढ़ाई चालू की, मई में अटेम्प्ट था, ठीक है। और कॉन्फिडेंट हो गया था। बिना कोचिंग के 4 महीने पढ़ लिया और सोचा कि यूपीएससी में टॉप करूँगा अब। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पता चला ये तो टाइम लेने वाली प्रोसेस है। ठीक है। एंड दोनों तरफ 40-45 मार्क्स आए थे मुझे, मतलब दोनों मिला के भी एक कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है। एंड उसके बाद अगेन फिर सेकंड अटेम्प्ट में आ गया मैं। फिर उस टाइम पता चला कि ऑप्शनल होता है, ये पता था, लेकिन इतना अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसका इतना इम्पोर्टेंस होता है, ये सब चीज़ें पता नहीं थी। अगेन सेल्फ स्टडी कर रहा था। फिर ऑप्शनल की कोचिंग लगानी थी मुझे, सब बोल रहे थे इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस है। बट उस टाइम मैं पुणे में था, तो मैंने एक पैसे ठीक से नहीं था, इसलिए थोड़ा सा अमाउंट भर दिया ऑप्शनल का। और फिर 1 महीने बाद थोड़े से पैसे नहीं थे उस टाइम, तो 1 महीना कोचिंग को उन्होंने अलाउ किया मुझे। फिर 1 महीने के बाद वो बोले कि आप नहीं आ सकते, आप पैसे नहीं भर पाओगे, तो मत आओ। तो फिर उस टाइम अगेन डिसाइड किया कि यार इतना तो कर लिया है, ऑप्शनल भी कर लेंगे और पढ़ लेंगे सब। फिर वो उस टाइम से मैंने पूरी सेल्फ स्टडी की, मुझे लगभग 3-4 बार मैं प्रीलिम्स फेल हो गया। कभी मेरा सीसैट फेल हुआ हो रहा था, क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से था और मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि डिमांड क्या है यूपीएससी की। मैं बस दिन रात दिन रात दिन रात पढ़ता ही था। एंड फिर कहीं तो भी फोर्थ अटेम्प्ट दिल्ली आ गया मैं फिफ्थ अटेम्प्ट के लिए। फिर दिल्ली आके एक एटमॉस्फेयर मिला मुझे। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि मतलब आप दिल्ली आओगे तो पास होगे, लेकिन मुझे एक एटमॉस्फेयर चाहिए था, मैं बहुत लोकल हो गया था वहाँ पे, और चीज़ें पता नहीं थी। फिर यहाँ के दोस्त मिले, कुछ मतलब लोगों से मोटिवेशन मिल रहा था। फिर यहाँ के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा, मतलब फिफ्थ अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ विथ 20 मार्क्स का ग्रेस था। फिर फिफ्थ अटेम्प्ट में मेंस के लिए गया, लेकिन मेंस के पहले मेरा हाथ खराब हुआ था लिखने की वजह से, टेंडनाइटिस की, क्योंकि मैंने इतना ओवर एक्साइटेड था कि बोला यार 5 साल बाद चांस मिला है, तो मैं दिन रात लिख रहा था। एंड मेरा 10 से 15 दिन पहले हाथ खराब हो जाता है। बट पेन भी नहीं उठा पा रहा था। बट क्या सोच लिया कि यार अब 5 साल हो गए तेरे, लिखना तो पड़ेगा तुझे। बिल्कुल। हाथ में पेन भी नहीं पकड़ पा रहा था, इसलिए मैंने फिर ऑप्शन ये था कि स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन ले लूँ मैं पेन रिलीफ के लिए। आज मेरे हाथ पे आज भी वो मार्क्स हैं इंजेक्शन के, क्योंकि एग्ज़ाम तो देने थे। बिल्कुल। उस टाइम पे ये हुआ था कि मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम ही एक थी जो मेरे पास था, क्योंकि लूज़ करने के लिए कुछ और चीज़ नहीं थी मेरे पास। तो बट पता नहीं भगवान ने कैसे क्या किया, माँ ने कॉन्फिडेंस दिया, बहन ने कॉन्फिडेंस दिया कि कर पाएगा। लिख ली मेंस, एंड 13 मार्क्स से मैंने कट ऑफ मिस किया। वो
और एक मोटिवेशन था कि यार मतलब इतना तुम्हारा मतलब प्रॉब्लम हो के भी तू कर पा रहा है, तो एक वो मोटिवेशन लेके मैं अगेन 6th अटेम्प्ट में बैठा। फिर अगेन प्रीलिम्स की डिमांड पता चले थे। इस बार भी मुझे प्रीलिम्स में 117 नंबर है, लगभग 30 मार्क्स कट ऑफ के ऊपर है, क्योंकि मैंने डिमांड जो एग्ज़ाम की है वो उसको अंडरस्टैंड कर लिया था। टाइम लगा था लेकिन अंडरस्टैंड कर लिया था। अगेन क्लियर, देन मेंस में रिजल्ट अगेन अच्छा रहा। इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आपका तो बहुत रोल है इंटरव्यू में मार्क्स दिलाने में। मैं नंबर ऑफ आवर्स दिए सर आपने, अरे मैंने मतलब बहुत उठाया, मैंने उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ अरे सर आपका मैं। एंड फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। थैंक एक यू एक सर। एक चीज के बारे में बताइएगा आप कि जब आप अपने सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में आप सर शायद पुणे से प्रिपरेशन कर रहे थे, सर राइट? तो मतलब जैसा कि आपने मुझे बताया है कि कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी थी जिसका भी फायदा आपने सर उठाया था, यस सर यस सर क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा यस नहीं सर एग्जिस्ट यस सर करती थी। यस सर तो बहुत सारे लोग इन स्कीम्स के बारे में नहीं जानते हैं कि सर ऐसी स्कीम्स भी एग्जिस्ट करती हैं। तो वो कौन सी स्कीम थी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स है जहाँ पे सिविल सर्विस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो गवर्नमेंट सपोर्ट आपको मिलता है? सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं जो ओके। मार्जिनलाइज सेक्शन या फाइनेंशियली वीक है, उनके लिए फंड मतलब पैसे प्रोवाइड करता है, या ओके। कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं या प्री या मेंस होने के बाद वन ठीक। वन टाइम पेमेंट करते हैं। ओके। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो महात्मा ज्योतिराव फुले है, उस स्कीम में मुझे लगभग 1.25 के ओके। मिला था, तो लैक्स। ओके, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प की होगी उस वक्त, यस क्योंकि यस बेसिकली यस ऐसा होता है कि आपने मुझे मतलब आपने बीडीएस के बाद जॉब भी नहीं की, आप डायरेक्टली प्रिपरेशन के अंदर आ गए। सर। ठीक है, तो वो चीज़ काफ़ी हेक्टिक थी। काफ़ी लंबी स्टोरी है आपकी, काफ़ी यस मतलब सर। फ्रॉम मतलब अभी अगर मैं देखूं इस चीज़ को तो फ्रॉम ट्राइंग टू बिकम अ कंडक्टर यू हैव नाउ बिकम एन आईआरएस ऑफिसर, राइट? यस बट आई डोंट थिंक दैट योर ड्रीम इज स्टॉपिंग राइट नाउ, ऑल्दो यू हैव अचीव्ड अ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ बाय सिक्योरिंग 699 रैंक। बट मुझे लगता है कि लाइफ में भी और मोटिवेशन बचा है आपका, आप आगे जाने के लिए इच्छुक हैं जैसा कि अभी। तो क्या प्लान है अभी आगे का आपका? सर, डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि मैंने डिमांड एड्रेस की है। मोटिवेशन तो हर टाइम रहेगा, भले ही मतलब वो आईआरएस में हो, तो लाइफ में हर बार हर टाइम इम्प्रूवमेंट के लिए चांस होता है, हर टाइम एक्सीड करना होता है। तो मैं ये और एक अटेम्प्ट देना चाहता हूँ, और हो सके तो रैंक इम्प्रूव करना चाहता हूँ। इसलिए मोटिवेशन तो हमेशा ही रहेगा, भले ही वो आईएएस हो या आईआरएस हो। ठीक है, क्या प्लान है? क्या इस यही वो साल है जिस साल आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं, या फिर आप अभी, क्योंकि लगातार 6 साल 6 बार से लगातार आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, थक तो गए होंगे, तो अभी क्या प्लान है आपका? सर थक तो मैं पहले साल से ही, हर महीने थकता है, हर कोई थकता है। जर्नी ऐसी बहुत एग्जॉस्टिव है, लेकिन हर टाइम मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, ना कि किसी के वीडियोस देख के। क्योंकि मतलब एक बार डिसाइड किया है तो मेरा ऐसा है कि एक बार डिसाइड किया है तो करना ही है, भले उसको टाइम लगेगा। और एक थॉट पे मैं बिलीव करता हूँ कि मतलब कभी किसी को जल्दी मिलता है, कभी किसी को देर मिलता है, लेकिन आप कंसिस्टेंट हो गए तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। और ठीक है। मैं ये अटेम्प्ट इसी साल दूंगा। ओके। ठीक है। इसके अलावा प्रिपरेशन के अलावा एक चीज जैसे आपने मेंशन की मुझे अभी कि बैक टू बैक प्रीलिम्स के अंदर आपने काफी अच्छे मार्क्स यस स्कोर किए। मैंने देखा अभी आपकी मार्कशीट देखी, मैं काफी इंप्रेस हुआ मार्कशीट के साथ भी। एक चीज आप क्योंकि बेसिकली प्रीलिम्स जो है वो अभी से 20 दिन बाद है, 20 से सर 25 दिन बाद प्रीलिम्स है, और बच्चे काफी एंग्जाइटी में होते हैं इस वक्त। सर तो यार आप कैसे टैकल करते थे ये एंग्जाइटी, और कैसे ये इंश्योर कर पाते थे कि 4 प्रीलिम्स के फेलियर भी आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं और आप कट ऑफ से 20 या 30 नंबर ऊपर आराम से कंफर्टेबल मार्जिन लेकर पास हो रहे हैं? सर, स्ट्रेस एंजाइटी होता था, डेफिनेटली बहुत होता है। एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले एग्ज़ाम के हॉल तक जाने तक पैर शिवर करते थे मेरे। बिल्कुल। लेकिन मैं जब भी हॉल के अंदर बैठता था, उस टाइम खुद को बोलता था, ये लास्ट 2 अटेम्प्ट में, कि मैं ही बेस्ट हूँ। पेपर कैसा भी है, जैसे हम पिछली प्री देखें तो पेपर डिफिकल्ट था, इस ये प्री देखे तो इजी था। बिल्कुल। पेपर कैसा भी है, आई आई विल डू माई बेस्ट ठीक एंड है। आई एम गोइंग टू क्रैक इट। बस वो चीज़ खुद को बोलता था। एंग्जाइटी बहुत होती है, लेकिन उसको हमें चैनलाइज करना है। कैसे करोगे? अगर एंग्जाइटी और एंग्जाइटी कर ली तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे आप। बिल्कुल। अगर उसी एंग्जाइटी को आप चैनलाइज कर पाए, कि थोड़ा सा बैक पे रखे, तो पुश कर देता है आपको पढ़ाई के लिए। बिल्कुल। थोड़ी मोटी एंग्जाइटी जरूरी भी है। यस यस, होती है, जरूरी है सर। ठीक है। और क्या स्ट्रैटेजी अपनाते थे आप पेपर, कोई ऐसी यूनिक सी स्ट्रैटेजी आपकी थी पेपर को मतलब पेपर में अच्छे नंबर लाने की, या फिर आप कोई
स्पेसिफिकली आपने कोई पैटर्न पकड़ा, मतलब वो क्या चीज थी जिसके जिसके थ्रू आपने अच्छे नंबर बार बार स्कोर किए हैं? लास्ट 4 अटेम्प्ट में भी सर मैं पढ़ता बहुत था, लेकिन मैं पीवाईक्यू नहीं देखता था, मैं सॉल्यूशंस नहीं पढ़ता था टेस्ट लगाने के बाद, टेस्ट को एनालाइज नहीं करता था। लेकिन 4th अटेम्प्ट में मैंने पीवाईक्यू को अच्छे से डाइसेक्ट किया, हर ऑप्शंस को मैंने 360 एंगल से पढ़ा, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होते थे। पीवाईक्यू यूपीएससी की एक लैंग्वेज है, बिल्कुल। अगर आप पीवाईक्यू पढ़ोगे ना, अच्छे से करोगे ना, वो लैंग्वेज समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है। एंड जो भी आप टेस्ट लगाते हो उसको, अगर कोई गलत हो रहा है क्वेश्चन तो क्यों क्यों? गलत हो रहा है, बिल्कुल। बराबर आ रहा है तो क्यों बराबर आ रहा है। एंड उसके होने के बाद भी मैं सॉल्यूशंस को क्वेश्चन पेपर पे लिखता था, ठीक है। एंड वो क्वेश्चन पेपर को उसके बाद रिवाइज करता था मैं हर बार, ठीक है। 4 से 5 बार रिवाइज करता था हर चीज को मैं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। एंड जो मैंने बताया कि क्वेश्चन पे ऊपर सॉल्यूशन लिखता था, तो वो मेरा माइंडसेट बन जाता था, क्वेश्चन आंसर वाला, ठीक है। पीवाईक्यू वाला। तो वो चीज मुझे बहुत हेल्प करी। ओके। और लास्ट के 25 दिन के अंदर अगर मान लीजिए कोई नया सोर्स उठाते हैं आप, क्या ऐसा कोई कुछ करते थे आप? नो 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 नो, कभी मैंने नया सोर्स नहीं पढ़ा, और ना मेरे जितने दोस्त सेलेक्ट हुए हैं वो लास्ट मंथ में कोई नया सोर्स नहीं पढ़ते, सब एक स्टैंडर्ड्स हो। और थ्रू आउट द जर्नी मैंने कभी कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं पढ़ा है, एक ही बुक पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। एक एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, जो जो चीज मैं चाहता हूं कि आप अपना ओपिनियन दे उस पे, कि बच्चे अभी भी ये कोशिश करते हैं कि यार लास्ट के कुछ दिन हैं, मतलब कुछ और पढ़ लें, कहीं और से कुछ कंटेंट कर लें, या फिर मोर अमाउंट ऑफ पेपर्स कर दें, या उनके दिमाग के अंदर एक स्पेसिफिक टारगेट होता है कि 150 टेस्ट करने हैं, 200 टेस्ट करने हैं। आप इन सब चीजों को कैसे हैंडल करते थे? क्योंकि जब आप दिल्ली आए, 2 साल हो गए दिल्ली आपको आए, सर, जब आप दिल्ली आए तो ये सारी चीजें आपको भी सुनाई पड़ती रही होंगी। सर डेफिनेटली। लाइब्रेरी आप भी बैठते हैं, आप वहां पे बैठते हैं, आपका सीनियर होगा, बहुत सारे लोग बहुत सारे ओपिनियंस लेकर आपके पास आते होंगे, तो इन सब चीजों के बारे में मतलब किस तरीके से सीखा आपने, क्या डिसाइड किया? हाँ सर, स्टार्टिंग में ये लगता था कि 50 टेस्ट लगाने हैं, 100 टेस्ट लगाने थे। और बहुत बार हम थ्रू आउट द प्रिपरेशन बहुत वल्नरेबल भी होता है, किसी का बिल्कुल। थॉट भी लगा तो हम नेगेटिव में जाते हैं। ये सब चीज़ों से बचना है। जैसे मैंने बोला, टेस्ट कम ही सॉल्व करो या एनालाइज कर। ज़्यादा करो, लेकिन उसको एनालाइज करो अपनी कैपेसिटी से। एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और एनालाइज करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा ना, उसको भी रिवाइज करना है हमें। ठीक जस्ट है। नंबर ऑफ टेस्ट लगा के हमारा कुछ नहीं होगा, और खुद पे भरोसा रखना है बिल्कुल। कि यूपीएससी चाहता क्या है। हम 100 क्वेश्चंस देते हैं, मेरा मुझे यही पता था मैं 100 चीज़ें नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन जितनी पढ़ूंगा उतनी बेस्ट पढ़ूंगा। और मुझे चाहिए क्वेश्चन कितने करने, मेरे माइंड में था कि मुझे 50 से 60 क्वेश्चन करने हैं करेक्ट। ठीक है। 90 करूँ, 30 गलत हो गए, फिर मैं कट ऑफ के फिर भी- ऊपर ही रहूंगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ मैं खुद को बताता था कि यार हर चीज़ 100 के 100 क्वेश्चन तुझे नहीं आएंगे, 55-60 करेक्ट करूंगा, 30 गलत करूंगा, मैं कट ऑफ के ऊपर बिल्कुल। रहूंगा। बिल्कुल। तो मतलब एक चीज और जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे, कि जो एग्जाम डे मेंटालिटी होती है, ऐसा कहते हैं बहुत सारे लोगों ने सुना है कि प्रीलिम्स इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, नो सर। राइट? इट्स मोर अबाउट मेंटालिटी, हाउ यस यू आर सर। गोइंग टू बी ऑन यस दैट डे, सर। हाउ यू आर यस फीलिंग सर। ऑन दैट डे। यस। उस एंजाइटी को मैनेज करने के लिए आपने बताया कि मैनिफेस्टेशन करते थे आप, यस कि सर। मैं पास होऊंगा, मुझसे बेस्ट कोई नहीं है। यस सर। तो ये चीज किस तरीके से सीखी आपने? मैनिफेस्टेशन आप हमेशा से करते थे, या फिर ये चीज आपको एज एन एक्सपीरियंस आई? ये पहले से नहीं करता था, एज एन एक्सपीरियंस ही आई। मैंने जैसे मैंने मॉक लगाता था, तभी मॉक में भी यही चीज़ करता था कि पेपर कैसा भी आए मैं बेस्ट करूँगा, मैं ठीक मेरा है। बेस्ट दूंगा। ठीक है। और डिफ़िकल्ट भी आया तो ये सबके लिए डिफ़िकल्ट लगेगा, बिल्कुल। और डिफ़िकल्ट होगा तो मैंने बाकी लोगों से ज़्यादा पढ़ा है, मुझे ज़्यादा आता है, ठीक है। और मेरे टेक्निक अच्छे हैं। ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिस किए थे पहले से ही मॉक ओके। में। ओके। तो वो चीज़ें मैं एग्ज़ाम में जाके भी करता था। बिल्कुल। एक और चीज पे बच्चे आजकल बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, सर। ठीक है? 87 इस बार की जन मतलब कट हाँ। ऑफ है। यस सर। 117 प्लस मार्क्स, आपके मार्क्स मैंने हाँ, देखे। 117। तो बहुत ही आइडल कैंडिडेट हैं आप इस चीज को बताने के लिए, कि बच्चे ट्रिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, और कभी कभी वो ट्रिक्स के ऊपर इतना भरोसा करते हैं कि वो अपने स्टैटिक नॉलेज के ऊपर उतना भरोसा नहीं करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि स्टैटिक अगर नहीं भी आएगा तो उस चीज को ट्रिक्स जो है यूपीएससी में जो एमसीक्यू सॉल्विंग की ट्रिक्स है वो कंपनसेट कर देगी। तो आपका क्या ये मानना था, या फिर आप अभी भी इस बात को लेकर लेकर बहुत ही श्योर हैं कि स्टैटिक ही वो किंग है प्रीलिम्स के लिए? ट्रिक्स बहुत अलग पार्ट है। मेरे लिए फाउंडेशन कभी भी नॉलेज रहा है, ठीक और है। वो भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हर टॉपिक के। मैं कम भी पढ़ रहा हूँ तो उसको बार बार पढ़ के
अगर वो नॉलेज बिल्डअप हो जाता है ना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल। उसके बाद ही आपके ट्रिक्स काम करने लगते हैं। ठीक है। आप 360 एंगल से सोचने लगते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी डायरेक्ट नहीं आता मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज हो एंड कॉन्फिडेंस हो, तो वो आप ट्रिक के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ट्रिक्स को इनहांस कर सकते हैं नॉलेज के थ्रू, यस नॉलेज यस, आज भी नॉलेज, बेस है। यस सर, बिल्कुल। यस सर। और आफ्टर प्रीलिम्स लेट्स से कि जब मैं आपकी स्ट्रेटजी की बात करूं, आपके ऑप्शनल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी, एज ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है, और ज्योग्राफी के अंदर आपने पहले तो ये बताइए कि बीइंग फ्रॉम अ मेडिकल यस सर। बैकग्राउंड आपने ज्योग्राफी क्यों चूज किया? क्योंकि बहुत कम लोग लेते हैं, क्योंकि मुझे और ज्योग्राफी इतना स्कोरिंग भी नहीं है पिछले कुछ, जब जब आप 2019 2020 में डिसाइड कर रहे होंगे कि मुझे यस ज्योग्राफी सर। लेना है, तो ज्योग्राफी में उतने अच्छे मार्क्स तो नहीं आ रहे थे, सर, फिर आपने क्यों डिसाइड किया कि ज्योग्राफी लेना है? पहले तो सर मैं डेंटल बैकग्राउंड से आता हूँ, और कोई डेंटिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है। दूसरा, ज्योग्राफी ऐसा था कि 2019 में मैंने लिया था, उस टाइम अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मतलब कि ये सब जो थॉट्स चलते हैं ना, हाँ। कि ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं आते, ये वो। और दूसरा तीसरा ये चीज़ था कि ज्योग्राफी बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक मतलब है। लिंक, चीज़ें लिंक है एक दूसरे को। अगर बारिश पड़ रही है तो वेदरिंग हो रही है, वेदरिंग हो रही है तो सॉइल बन रही है, ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी। ओके। तो इस वजह से फिर ओवर द टाइम मुझे इंटरेस्ट आने लगा और ज्योग्राफी रखा। यहाँ आके लोगों ने बोला कि ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आते ये, लेकिन मेरा ये कहना था कि ऑप्शनल कौन सा भी हो, कितना भी छोटा हो कितना ही बड़ा हो, उसके मार्क्स तो कुछ लोगों को तो आ रहा हाँ है, बिल्कुल। डेफिनेटली आ रहा है। मेरा ये था कि इसमें बेस्ट करेंगे, ऑप्शनल कौन सा भी हो, ऐसा नहीं है कि कोई सोशो का है तो वो सेलेक्ट ही हो रहा नहीं है, जो बिल्कुल। ज्योग्राफी का है नहीं हो रहा है, सब तरफ से सेलेक्ट हो रहा है, बस इतना था कि बेस्ट करना है। ठीक है। तो और ये चीज प्रूव भी किया आपने, दोनों यस बार सर। 250 प्लस स्कोर किया है अपने यस सर। ज्योग्राफी के यस साथ, सर। राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप क्लियर है इस बात को लेकर। आपसे ज्योग्राफी स्ट्रैटेजी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सर। ठीक है, उसके लिए एक सेशन, जो भी ज्योग्राफी के बच्चे हैं, उनके लिए आपका सेशन जरूर यस सर। कराएंगे। इसके अलावा एक चीज और देखी है मैंने आपके प्रिपरेशन के अंदर, कि नेवर गिविंग अप एटीट्यूड रहा है यस आपका। सर। ठीक यस है, सर। यस जैसा आपने बताया इस चीज को बहुत ही क्लियरली, कि स्टेरॉइड लेने के बाद भी पेपर देने गए आप, और मैंने वो सर। सारी फोटोज देखी भी हैं आपकी, जो सर। आपके हाथ में जो बैंडेज वगैरह लगा हुआ है। तो इसका कितना इंपॉर्टेंस होता है? क्योंकि अभी लीस्ट आई है आपके, हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम उस लिस्ट में नहीं देखा, नहीं पाया, यस सर। और यस वो पर्सनालिटी टेस्ट फेल हो गए। यस। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उसमें कि वो उठ खड़े होंगे, वापस से प्रीलिम्स देंगे, फिर से पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे, लेकिन कुछ लोग गिव अप करने की यस सर। उनमें गुंजाइश होती है। तो ये नेवर गिविंग अप एटीट्यूड जो आपका है, वो कैसे बताएंगे लोग, किस तरीके से इसको अडॉप्ट करें, और कितना इंपॉर्टेंट होता है ये प्रिपरेशन के अंदर? नेवर गिविंग अप एटीट्यूड सर बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई चीज़ को बहुत लाइफ के ऊपर रखो, सबसे ठीक है। ज़्यादा तो लाइफ इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और हमेशा ये है कि मतलब मैंने देखा है लोगों के स्टोरीज से भी, अगर आप कंसिस्टेंट हो आपके एफर्ट्स में, आप आपसे कॉन्फिडेंट हो, एंड आप डिसिप्लिन हो, हार्ड वर्किंग हो, तो डेफिनेटली मुझे रिजल्ट के पहले मतलब लगता था कि ये सब चीज़ है, बट मैं जब पास हुआ हूँ तो खुद भी एक एक्सपीरियंस हूँ सर, कि होता है, आप बिल्कुल। करोगे। एंड यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है कि एटलीस्ट इंसान को एक लाइफ देती है अच्छी, मैं बोलूँगा एक बिल, इंसान, अच्छा इंसान बनाती है। बिल्कुल जो कहीं नॉलेज। भी आप, हाँ, इसके मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी के अलावा कुछ और स्ट्रेस है जो इतना यूपीएससी दिलाती है। बिल्कुल स्ट्रेस, ओके। तो अच्छा अच्छा टॉपिक उठाया आपने स्ट्रेस का। सर। और स्ट्रेस का टॉपिक मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज्यादा इग्नोरेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम सर। बात नहीं करते, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, खासकर तब जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे सर। हो। प्रीलिम्स एलिमिनेशन का गेम है, कि सर। भाई सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ बच्चे जो हैं वो प्रीलिम्स एलिमिनेट होते सर। हैं, और इसका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बच्चे लेते हैं, और वो स्ट्रेस इतना लेते हैं कभी कभी वो अपने आसपास अपने दोस्तों से, अपने घरों से बात करना भी बंद कर देते हैं। स्ट्रेस आपको भी रहा होगा, बिल्कुल। कैसे मैनेज करते थे आप? पहले तो सर हम अगर लास्ट टाइम देखें तो 13,42,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। लोगों को ये नंबर देख के स्ट्रेस आता है, बिल्कुल। बहुत और एंग्जाइटी आती है, क्योंकि अल्टीमेटली सेलेक्ट होने वाले हैं 13,500 या 14,000। 14,000। बट पहली चीज ये थी, मुझे ये पता था, यहाँ आके पता चला था कि रियल कंपटीशन बस 50,000 या 1 लाख में है। ये बिल्कुल। नंबर मुझे पता था, इसने मेरा स्ट्रेस थोड़ा सा कम कर दिया। अब 50,000 इक्वली है। जैसे मैंने बोला कि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस जो था ना मैनिफेस्टेशन का, कि एग्जाम डे में बेस्ट करूंगा वहां बैठ के, इतना पता था कि 13-14 हज़ार में तो आ आना जाओ। ही आना, बिल्कुल। और आ जाऊंगा अगर मैंने बेच दिया उस दिन। तो कंपटीशन की नंबर मत देखिए, रियल कंपटीशन बहुत कम है। ठीक अगर है। आप कंसिस्टेंट डेडिकेटेड हो तो आराम से क्लियर कर जाओगे। दूसरा, अगेन स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मैं जिमिंग करता था,
मेडिटेशन करता था। ये चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में लगती थी, मैं इग्नोर करता था, प्रीवियस अटेम्प्ट से बहुत बार इग्नोर किया कि हाँ नहीं पढ़ना है, आधा एक ठीक। घंटा जाएगा। लेकिन इसके बहुत बेनिफिट हैं। आप जो 10 घंटा पढ़ रहे हो ना, उसमें आउटपुट नहीं आ रहा है अगर आप हेल्थ पे और मेंटल बिल्कुल, स्टेबिलिटी पे ध्यान बहुत नहीं दे बहुत रहे हो। बहुत बहुत सही बात कही आपने। तो हेल्थ पे ध्यान देना, खासकर अपने फिजिकल फिटनेस पे यस सर, ध्यान देना, ये आपको और ज्यादा मेंटली स्टेबल मेंटली कर रहा स्ट्रांग था। बनाता है, और आप फिर चीजों को अब्जॉर्ब भी कर पाते हो। सर यस अदरवाइज सर, क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी गिरने लगती है, यस सर, यस सर, और फिर टेस्ट वगैरह के नंबर भी कम आते हैं, तो आप सर, ज्यादा परेशान होते हो। सर, बट ये जो चीज बताई अपने, मेडिटेशन करना, यस सर, बिल्कुल। तो अब वापस से आते हैं आपके रिजल्ट्स के ऊपर। रिजल्ट्स आए आपके, सर, फिर आप शायद आप घर भी गए थे अपने रिजल्ट्स के बाद अभी। सर। ठीक है। तो कैसा माहौल था वहाँ पे, क्योंकि जो आपका पूरा इलाका है, जो बीड का इलाका है, वो अ, थोड़ा सा बैकवर्ड है। और कितने सिलेक्शन हुए हैं बीड से इस साल? सर इस बार बीड से 4 सिलेक्शन हुए हैं। ओके। और एटमॉस्फियर मतलब गांव वालों ने बहुत प्यार दिया लिटरली। उन्होंने क्राउड फंडिंग की थी मेरे सेलिब्रेशन के लिए। ओके। सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा सब तरफ से। तो ये मोटिवेशन ही मुझे, ये प्यार ही अगेन एक अटेम्प्ट देने के लिए ओके, नहीं, बहुत 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 अच्छी बात है कि मोटिवेट करता एक्चुअली एफर्ट जब सामने रिजल्ट लेकर आते हैं तो चीज़ें बहुत, और जो जिस तरीके से आपने बताया गाँव वालों को बहुत प्यार मिला, आप एक तरीके से उनके लिए, अब वहाँ पे जो और बच्चे हैं वो है। आपको देख के मोटिवेट होंगे, उनके लिए आप एक आइडल की तरह काम कर सकते हैं कि यार अगर अक्षय कर सकते हैं मेहनत के साथ, तो बाकी लोग भी मेहनत करेंगे तो उनका होगा। तो यू आर गोइंग टू मोटिवेट मेनी पीपल ओवर देयर, यू आर गोइंग टू बी एन आइडल ऑफ पीपल। क्या बोला आपने? मैंने देखा कि आप अपने पुराने स्कूल भी गए हुए थे, सर वहाँ पे स्कूल के बच्चे भी थे, मैंने वो फोटो देखी है सर आपकी। तो वहाँ पे मतलब क्या बोला बच्चों को आपने, मतलब किस तरीके से आपने बताया अपनी जर्नी के बारे में? सर मैंने ये बोला कि यार अगर अक्षय एक ये स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा जिसका सपना एक कंडक्टर था, जिसके पास कुछ फाइनेंशियल बैकअप नहीं था, एंड अगर वो अक्षय बन सकता है तो ऐसे बहुत सारे अक्षय बन जाएंगे। और वो बिल्कुल। अक्षय से बड़े बड़े बन जाएंगे। नहीं, बहुत बहुत सही तरीके से आपने मोटिवेट किया बच्चों को। अच्छी अच्छी, क्यों? अच्छा लगा इस तरीके क्योंकि से। सर कोई बैकग्राउंड मैटर नहीं करता कि मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड, या कोई आप डॉक्टर हो या कोई आप आईआईटीएन हो, कुछ मैटर नहीं करता ये एग्ज़ाम में। तो ये मैंने समझा है, मैंने बहुत लोगों को देखा है। अगर आप आपके एफर्ट्स में अगर कंसिस्टेंट हो ना, डेफिनेटली आप पास करोगे सर। ठीक है। और लक का कितना बड़ा फैक्टर है इस पूरे एग्जामिनेशन के अंदर? सर लक तो लगता है थोड़ा बहुत है थोड़ा। सर, मुझे नहीं पता, लेकिन लक जैसे आपके डेफिनेटली है। आपके केस के अंदर कहाँ पे आप कहेंगे कि आप लकी थे पूरे इस पूरे जर्नी के अंदर? बहुत तरीके से लकी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप किसी पेपर में अंडर प्रिपेयर्ड हों और जो प्रिपेयर किया हुआ क्वेश्चन ही आ जाए, तो आप कोई लक का पार्ट देखते हैं कि हाँ डेफिनेटली यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो मैं लकी रह गया हूँ। हाँ, लकी मतलब सर मेंस में कुछ मैंने क्वेश्चंस प्रेडिक्ट किए थे। ठीक है। मतलब वो आइडेंटिफाई करके ही वो लक वो नहीं आ है, गए थे हाँ। लकीली। तो वो तो आपने पीवाईक्यू एनालाइज किया होगा हाँ, प्रॉपर्ली, वो तो आपकी यस, प्रॉपर मेहनत है। यस जितना आप पीवाईक्यू एनालाइज करो उतना ज्यादा प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगली बार यूपीएससी क्या पूछेगा। और कोई मतलब, तो प्रीलिम्स में 117 नंबर है आपके। सर। ठीक है। नॉलेज से आपने कितने नंबर गेन किए होंगे उसमें? अगर प्योरली नॉलेज बोलूंगा तो मुझे नहीं लगता 60-70 के नंबर के ऊपर जाएगा। बाकी तो आपका कॉन्फिडेंस और लक है। कॉन्फिडेंस लक बोलिए, हाँ, कॉन्फिडेंस और लक ही बोल। ठीक है। पहले तो कॉन्फिडेंस से ही सॉल्व किए, मतलब वहां लोग डरते हैं क्वेश्चन को बिल्कुल, अटेम्प्ट ये करने ये के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हाँ, हैं। इस बात को फिर से रिपीट करिएगा कि जो बच्चे जो डरते हैं क्वेश्चन करने से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास हैं और वो 60-65 क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करते ही नहीं है। तो मैं उनको कहता हूं कि जो आपका स्वीट स्पॉट होता है प्रीलिम्स के अंदर, वो कम से कम 85 टू 95 क्वेश्चन यस का सर, होता है, यस और सर, वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होते हैं। यस मुझे सर, लगता है कि आपका ओपिनियन भी सेम होगा। यस सर, यस सर, डेफिनेटली आपको हार्डली 30-40 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आ सकते हैं आपको, मतलब अच्छी तरह से। उसके ऊपर हो गए 50-50, उसके ऊपर हो गए 33% वाले। 50-50 तो आपको लगाने ही है, बिल्कुल। 33%। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए ना, वो मैं बोल जैसे पहले ही बोला था कि एक यूपीएससी की लैंग्वेज है क्वेश्चन बना के, बिल्कुल। उसको अगर आप समझ पाएंगे ना, वो आराम से कर लेंगे सर। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज है जिसको आपने बहुत ऑप्ट किया, मैं क्योंकि बेसिकली मैं आपको बहुत अच्छे से जानता भी हूँ। सर, तो प्रिपरेशन के दौरान जब भी चीजें नेगेटिव होती थी तो स्पिरिचुअल टूरिज्म पे निकल जाया करते थे यस आप। सर। ठीक है, उसका क्या रोल रहा है आपकी लाइफ के अंदर? सर स्पिरिचुअल टूरिज्म का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है मेरे लाइफ पे। लास्ट कुछ 2-3 साल में मैंने 10-12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में स्पिरिचुअल टूरिज्म किया है। उसमें मैंने पर्टिकुलरली रिलीजियस प्लेसेस पे जाता था। एंड वो जो कामनेस, कंपोजर
एंड खुद पे भरोसा करना, वो एक एनर्जी फील होती थी उसके बिल्कुल। बाद, और वो स्ट्रेस एंजाइटी मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करती थी। हेल्प किया मेरे। और स्पेसिफिकली मैं जब मतलब कई बार हमारी डिस्कशन जब हो रहे थे तो मैंने आपसे कहा कि आप कुंभ चले जाओ, सर लेकिन आप कुंभ नहीं गए क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू प्रिपरेशन सर इम्पैक्ट यस। करेगी, राइट? तो अगला कुंभ जाएंगे आप या फिर? डेफिनेटली सर, ये कुंभ में भी जाना था, बट मेरे दोस्तों ने एंड एग्ज़ाम की वजह से मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैंने गंगा जल लाया था हाँ, और गंगा जल से नहाया, और डेफिनेटली नेक्स्ट कुंभ भी जाऊंगा। ठीक है। और एक चीज और बताइए, जैसे जैसे स्पिरिचुअल टूरिज्म के अंदर आपने 15 स्टेट्स लगभग कवर की, राइट? सर उनमें से सबसे ज्यादा ऐसी जगह कौन सी है जहां पे आपको बार बार जाने का मन करता है कि नहीं, ये वो है, वो जगह है जहां पे आप कनेक्ट कर पाते हो, आपको ज्यादा पीसफुल लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपका जो माइंड है वो शांत है, वो कौन सी जगह रही है? सर वैसे मैं सभी चीज़ें जो जितने भी स्टेट्स घुमा हूँ, हर चीज स्टेट से मुझे एक अलग एक्सपीरियंस दिया है, और हर जगह ने एक प्यार दिया है अलग ही। जैसे हम हर स्टेट की कल्चर अलग है, कल्चर में भी फूड, लैंग्वेज, वो चीज़ें बहुत अट्रैक्ट किया। अगर आप एक ही स्टेट बोलोगे तो मुझे, मैंने जो लास्ट प्लेस ट्रैवल किया था असम, बहुत प्यारा लगा सर मुझे, एंड पर्टिकुलरली माँ कामाख्या देवी, एंड वहाँ के लोग, वहाँ का वेदर। ठीक है। हाँ, कामाख्या देवी का टेम्पल सच में काफी खूबसूरत है। और इसके अलावा जैसे प्रिपरेशन के अंदर बहुत सारी और भी दिक्कतें आती हैं, सर ठीक है? सिचुएशन ऐसी आती है कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हो जो आपके ऊपर डाउट करते हैं, यस ठीक है? वो बार बार आपको ऐसा कहेंगे कि शायद आप इस एग्जाम के लिए नहीं बने हो, या सर। फिर बाउंड टू फेल हो, या फिर आपकी प्रिपरेशन एनफ नहीं है, या फिर आपको ये कर लेना चाहिए, वो करना चाहिए। जो आउटसाइड नॉइसेस हैं, इनको किस तरीके से हैंडल किया आपने? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो आउटसाइड नॉइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपको। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अगर, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगा, कुछ महीने जी। या एक आधा साल, बट ओवर द टाइम अगर आप खुद ही एनालाइज करना चाहिए चीज़ें, मतलब क्या बराबर है क्या गलत है, वो खुद को सोच समझना चाहिए, और खुद पे बिलीव करना चाहिए वो चीज़ को लेके। अगर आप वो कर पाए ना, तो ये कोई चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ती। लोग मेरे पास आते थे, बताते थे चीज़ें, लेकिन मुझे पता था, मैं इससे सुनता था और इससे छोड़ता था। ठीक है। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कोई भी आए। और ठीक। एक सिविल सर्विसेज का ही पार्ट बोलूँगा मैं, जो पर्सनालिटी डेवलप होती है, वो भी बहुत हेल्पफुल। ठीक है। क्योंकि इंफॉर्मेशन सिमेट्री बहुत ज्यादा है, यस सर। बहुत मिसगाइडेंस भी है यस लोगों सर। के यस यस। आसपास, और उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी आ यस जाते सर। हैं। यस तो सर। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि सभी लोग ये बात समझें कि यार, जो जो चीज़ें, जो प्रिस्क्राइब चीज़ें हैं, जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, उसको आप मिस ना करें कोई और चीज़ पढ़ने के लिए। नए सोर्सेस ना उठाएं, जैसा अक्षय ने बहुत ही क्लियरली बोला, और वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं इस चीज़ को, और उनके नंबर भी इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि अगर उन्होंने नहीं उठाया तो, नए सोर्सेस नहीं उठाए तो उनको वर्क किया। टेस्ट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दोज पीपल हु आर गोइंग टू सी दिस वीडियो, आप हमेशा याद रखें कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू गिव द टेस्ट, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द टेस्ट। सो आप उतने ही टेस्ट दो जितने आप एनालाइज कर सको अपने मिस्टेक्स को, पीवाईक्यू के ऑप्शंस को, पीवाईक्यूज को। कम से कम 10-15 साल के पीवाईक्यूज तो मुझे और लगता है कि यस सर। आपको रटे होने चाहिए। यस, और रिवाइज, और टेस्ट को रिवाइज करना है टेस्ट को बाद में। रिवाइज करिए, अपने स्टैंडर्ड बुक्स को रिवाइज करिए, और ये सारी चीजें आपको एग्जाम के बहुत ही क्लोज लेकर जाएंगी। यस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने मैनिफेस्टेशन के बारे में बोली कि आपको खुद से बार बार ये बातें कहनी है कि जब आप एग्जाम में बैठे हैं, तो अगर चीजें आपको नहीं आ रही हैं, आपको टफ लग रही हैं, तो बाकी लोगों के लिए भी टफ है। कट ऑफ हमेशा 80, 85, 90, 95 नहीं रहता। कट ऑफ अगर पेपर टफ आएगा तो इट वुड बी अराउंड 75, 65 मे बी एज वेल। तो आपको बस जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पे ध्यान देना है। आपको उतने ही क्वेश्चंस, मतलब बाकी लोगों को भी उतने ही क्वेश्चंस आ रहे होंगे इस चीज पे भी, और बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये एग्जाम मुझे लगता है यस रिस्क का है। यस सर। मोर रिस्क। यू आर गोइंग टू रिस्क, बेटर रिवॉर्ड यू आर गोइंग टू यस गेट, सर। राइट? इसके अलावा अक्षय, अभी आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं अगला अटेम्प्ट देने के यस लिए, सर। राइट? बहुत कम दिन है आपके पास, मुझे यस ऐसा सर। लगता है कि 20-25 दिन है सिर्फ आपके पास प्रीलिम्स पढ़ने के लिए। तो भाई किस चीज पे फोकस करेंगे आप इन 25 दिन के अंदर? सर स्टैटिक, और ठीक जो है। मैंने पीवाईक्यू एनालाइज करके रखे हैं, जहाँ पे मैंने बोला कि मैं सॉल्यूशंस उसके ऊपर लिखता था क्वेश्चंस के ऊपर, तो मैं मेरा स्टैटिक पढ़ूंगा, और पीवाईक्यूज पढ़ूंगा, और अगर 2-4 टेस्ट लगाए तो वो अच्छा। करके, ओके। क्योंकि मेरे पास मतलब वो लैंग्वेज तो पता ही है मुझे,
जैसे मैंने आपकी टेस्ट ही लगाई थी हाँ एक, हाँ ठीक। रिजल्ट के एक दिन पहले तो उसमें कुछ बिना पढ़े भी मेरे 130 के ऊपर बिल्कुल नंबर आए थे, बिल्कुल तो मैं बिल्कुल वही काफी नंबर थे। कॉन्फिडेंट। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कहीं अगर मैं आपका रिजल्ट छाप दूंगा अपनी रैंक लिस्ट के अंदर तो बाकी बच्चे डिमोटिवेट ना हो जाएं, तो मैंने किसी को बताया ही नहीं कि आपके 130 नंबर आए। नहीं बिल्कुल। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि भाई बहुत कुछ चेंज हो जाता है सिलेक्शन के बाद, ठीक है, सबसे मेजर चेंज आपने क्या देखा? आप घर भी गए, घर पे आप मिले, आप आपके पे बहुत मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि महाराष्ट्र से शायद सिर्फ आप ही सिलेक्टेड हैं, क्योंकि जिस हिसाब से न्यूज़पेपर्स में आपकी चीजें मैंने देखी हैं, तो क्या चेंज होते हैं, मेजर चेंजेस क्या देखे जाते हैं सिलेक्शन के बाद? लोगों का रवैया आपके प्रति कैसे चेंज होता है? मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि मेरे इतने रिलेटिव्स है। अरे क्या क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। उनके भी फोन आए होंगे जिनके फोन कभी नहीं आते होंगे। यस यस, पहली बार पता चला कि इतने रिलेटिव्स भी हैं मेरे। ओके। दूसरी बार, हाँ, चेंजेस हो जाते हैं, लोग बहुत प्यार देते हैं रिकग्नाइज आपको। करते हैं आप। यस सर, एंड मेरी स्ट्रगल थोड़ी सी अलग थी, इसलिए और ज़्यादा प्यार दिया। जो मैं एरिया से आता हूँ, वो एरिया में एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एंड यस सर, चेंजेस तो होते हैं, बहुत बट बहुत हम्बल रहना है हमें हमेशा। बहुत कुछ अच्छा। कंट्रीब्यूट किया है आपके आपके क्या कहते हैं तैयारी के अंदर आपके मदर ने और आपके यस सर। सिस्टर ने, यस। राइट? तो काफी कंट्रीब्यूशन रहा है उन दोनों लोगों का। और क्योंकि बेसिकली मैंने जब आपका स्टेटस देखा तो उसमें बहुत क्लियरली ये चीज दिख रही थी कि आपने ये चीज बहुत प्यार से मेंशन की कि दिस इज फॉर यू, मतलब आपने वो स्टेटस लगाया अपनी माँ के लिए और अपनी यस बहन सर। के लिए। क्या कंट्रीब्यूशन रहा उन लोगों का आपकी लाइफ में? क्योंकि आपने जैसा बताया अभी कि बहुत अर्ली एज के अंदर ही आपने अपने यस। फादर को खो दिया था, तो वो पूरा जर्नी जब उन्होंने संभाला, जब आप फेल रहते होंगे खासकर, यस। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड में जब नहीं दिया, तो किस तरीके से आपकी सिस्टर आपको मोटिवेट करती कि नहीं तू इसमें लगा रहे? डेफिनेटली सर, पापा के बाद तो माँ ने ही संभाला था पूरा। माँ खेत में काम करती थी, सब्जी बेचती थी। एंड वो मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, बस ये था कि वो भरोसा करती थी मेरे पे कि कुछ तो बन जाएगा, कुछ तो करेगा। एंड यूपीएससी का सपना भी स्टार्टिंग में मेरा था, और जैसे जैसे फेल होते गया, वो माँ का भी सपना बन गया। माँ का इमोशनल सपोर्ट रहता था बहुत। कभी उन्होंने बीच में बोला नहीं कि कुछ जॉब कर लो कुछ? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि सर हमारे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं था, और ओके। बीडीएस भी मेरे फैमिली के लिए बहुत बड़ा था, इसलिए वो कभी बैकअप रखा ही नहीं सर। ठीक। एंड बहन का भी बहुत इमोशनल सपोर्ट रहा, तो उसने कॉन्फिडेंस दिखाया मेरे पे। वो ये सब चीज़ों की वजह से मैं सस्टेन कर पाया। फैमिली का भी रोल बहुत बड़ा है। एंड हमेशा एक चीज़ थी कि जैसे मैंने बोला कि हम प्रिपरेशन में बहुत अवेलेबल होते हैं, मैं फैमिली को यही बोलता था, आप मुझे बस इतना पूछा करो कि तूने खाना खाया क्या, और तो ठीक। ठीक है क्या। अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस आ गया, फैमिली में कुछ इश्यूज भी चल रहे हैं, तो फिर वो थोड़ा सा प्रिपरेशन में इम्पैक्ट करने लगता है। तो मैनेज भी करते थे मेरे पीछे भी। बहुत सारी चीजें आपको बताया नहीं गया होगा यस सर। जो वो यस झेल सर। रहे होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, फैमिली की लड़ाई भी है। यस फैमिली अलग फ्रंट पे लड़ रही है, आप अलग फ्रंट पे लड़ रहे हैं, यस लेकिन सर। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है दोनों लोगों का यस साथ सर। में। इसके अलावा एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भीड़ जैसे इलाके से जहां से आप आते हैं, सर। मतलब महाराष्ट्र में वन ऑफ द बैकवर्ड इलाके में गिना जाता है, क्योंकि यस वहां सर। पे बहुत सारे इश्यूज हैं, राइट? अब आपकी वजह से और जो बाकी जो सिलेक्शंस वहां से, मोर अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स वहां से आएंगे, सर। अब उनके अंदर बिलीव भी आएगा कि वो कर सकते हैं, यस सर, डेफिनेटली। ठीक है? तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो अभी शुरुआत करेंगे प्रिपरेशन की? मैं यही बोलूँगा कि जो सेलेक्ट हुए हैं, उनको देख के ब्लाइंडली मत आइए। ब्लाइंडली, बिल्कुल, हाँ बहुत बिल्कुल, बहुत। क्योंकि अगर आपकी जील है प्रिपरेशन की, यस। अगर आप प्रिपरेशन सच में करना चाहते हैं, सिर्फ वीडियो देख के मोटिवेट ना हो। बिल्कुल। ठीक है। और ऐसा मत सोचिए कि 1-2 साल में हो जाएगा। लोगों के 10-10 साल भी इसने खाए हैं, बिल 12 साल वाले भी लोग देखे हैं। बस आइए, प्रोसेस को अंडरस्टैंड करिए, डिमांड क्या है यूपीएससी की देखिए। घर वालों को भी बोलना चाहता हूँ, फैमिली जो पेरेंट्स लोग हैं, मुझे बहुत पेरेंट्स मिले थे जिनके बच्चे 10th-12th में हैं। मैंने उनको भी समझाया कि आप किसी को देख के मत लाइए। ग्रेजुएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है जीना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम मतलब बस नॉलेज वाली नहीं है। क्योंकि एक मुझे लगता है बिहेवियर भी, ग्रेजुएशन में आप जिंदगी जीना सीखते हैं। सर, तो बिहेवियर भी अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रेजुएशन में होता है। एंड वही बोलना चाहता हूँ कि जो भी आएंगे तो सोच समझ के आइए, खुद का पोटेंशियल देखिए। एंड अगेन, ज़ील कितनी है आपकी एग्ज़ाम के लिए, अगर ये सब चीज़ें आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल आइए, कंसिस्टेंट रहिए। एक दिन आएगा आपका भी, आप भी बन बिल्कुल जाएंगे।
नहीं, बिल्कुल। काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। ऐसे आपसे बात करके मुझे हमेशा अच्छा लगता है। ये चीज़ आप इस चीज़ को आप उस चीज़ के पोर्ट्रेयल हैं कि भाई अगर आप एफर्ट कर रहे हो तो रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि बेसिकली ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ये बोलने लगते हैं कि एक दो बार फेल होने के बाद कि शायद अनप्रडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, चीज़ें लक के ऊपर बहुत ज़्यादा है। बट आपने अपने एफर्ट्स के थ्रू लक के फैक्टर को भी एलिमिनेट किया। आपने ये भी करके दिखाया कि नहीं भाई, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। क्योंकि जैसा आपने बताया कि यस सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको इतना भी नहीं पता था कि ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या है, जो कि बहुत बड़ी यस सर। बात है। यस एंड वी आर नॉट टॉकिंग टू फार बिहाइंड, वेट ओनली टॉकिंग अबाउट 2019। यस सर। उसके बाद आपने ज्योग्राफी में 2 मेंस दिए, दोनों में 250 स्कोर भी किया। यस आपने कोई कोचिंग भी नहीं ली। यस सर। जहां पे आपने कोचिंग ली वहां पे उन्होंने क्लासेस मना किया, आप गए भी नहीं। सर। आप समझ रहे हो? तो यार दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज पीपल who thinks that if they don't have money, if they don't take classes, then all, तो आप पास कर सकते हैं। यस बिल्कुल आपको सर। चीजें प्रोसेस पता होना यस चाहिए। सर। सेल्फ प्रोडक्टिव। जब आप हमारे पास भी आते थे तो एक चीज यस मैंने आपको देखा, जो काम आपको बोला जाता था यस सर। वो आपने किया। ठीक है, नोट्स बनाने थे, नोट्स बनाए, डांट सर। खाई आपने, सर। नंबर खराब हुए। मुझे आज भी वो एक सिचुएशन याद है कि आप एक बार कहीं से लौटे, शाम, काफी शाम हो गई थी, 8 यस सर। साढ़े 8 के यस आसपास का समय था। और उस दिन आपका जो मॉक था वो अच्छा नहीं गया था। यस सर। और आप आए, मैं मुझे अभी भी याद हो सिचुएशन। बहुत सारे लोग इस चीज को कहते हैं कि सर काफी पैनिक कर रहे थे आप, यस सर। लेकिन यस फिर सर। भी आपने अपने आप को संभाला, चीजों को काफी अच्छे से किया। एक एक बहुत ही प्रॉपर आइडल हैं आप उन लोगों के लिए जो लोग इस प्रिपरेशन को करना चाहते हैं और उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप जो आपका जो टारगेट है अभी का प्रीलिम्स का, वो प्रीलिम्स निकालें। यस इस बार फिर से हम वापस से कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस बार जब जाएं अपने घर तो आप अपनी रैंक को इम्प्रूव करके जाएं सर। और फिर आपको एग्जाम ना देना पड़े। यस ठीक है, और आपको फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप हमारे पास आए, और अगली बार जब हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो मेरी एक उम्मीद है आपसे सर। कि आप एज एन आईएएस रिकॉर्ड करें, वापस आप अपने वहां पे घर पे जाएं और इस बार और मोटिवेट करें लोगों को कि भाई, यस नॉट ओनली अबाउट गेटिंग अ रैंक बट इट्स ऑल्सो अबाउट इंप्रूविंग रैंक एंड यस प्रूविंग टू द पीपल दैट इफ यू कैन डू इट वंस यू कैन डू इट अगेन एज वेल, यस सर। बिकॉज until unless you have not become IAS you are going to give attempt, right? यस सर सर्टनली। ठीक है, तो एक चीज और है, हम फिर से बात करेंगे इस चीज के बारे में। Yes, और वो सभी लोग जो ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी के बारे में अक्सर जानना चाहेंगे, अभी ये प्रीलिम्स देंगे, उसके बाद मुझे लगता है Yes, sir. प्रीलिम्स के बाद 2-4 दिन आप खाली रहेंगे। यस सर। यस तो बिल्कुल सारे बच्चों को एक बार मैं बुला लूंगा, आप Yes, एक बार sir. उनको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, जैसे नोट टेकिंग वगैरह करते Yes, हैं, sir. वो सारी चीजें बताएंगे। अगर लेट से आप कोई टेलीग्राम चैनल बनाते हैं स्ट्रैटेजी का, Yes, sir. किसी का कभी भी, Yes, तो sir. मैं बच्चों को बता दूंगा उस टेलीग्राम की आईडी के बारे में, ताकि आप सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। आप बात की हम लोगों से, बहुत अच्छा लगा। आप पास हुए, यूसर अच्छा लगा। Yes, sir. आप इंस्टीट्यूट मिठाई लेके आए, मतलब आप मिठाई नहीं लेके आए, आप इंस्टीट्यूट, मुझे लगता है कि किसी ने कभी इतनी मिठाई लाई होगी इंस्टीट्यूट में। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हम सभी आपके लिए बहुत खुश हैं और आपके फ्यूचर के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। और एक चीज़ स्पेशली बोलना चाहता हूँ सर। जब मैं इंटरव्यू में पहुँच गया एंड चीज़ें कुछ पता नहीं थी, और दिमाग में ये चीज़ थी कि हर स्टेज में फेल हुआ था मैं। एंड कहीं तो डर ये लग रहा था कि इंटरव्यू में भी ना वो चीज़ रिपीट हो जाए, कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जहाँ 155-60 नंबर्स दे रहे थे, मुझे बोलने में प्रॉब्लम आ रहा था। वहाँ पे मुझे, आपने पर्टिकुलरली 15-20 घंटे में हर दोस्त को बोलता हूँ कि मतलब अंकित सर ने बहुत मुझे इम्प्रूव किया है मेरे आंसर्स फॉर्म करने में इंटरव्यू के टाइम। एंड जब भी मेरा रिजल्ट भी था तो मैं यहाँ स्मार्ट वर्क लैब आता बिल्कुल। था। आपने हर टाइम हंस के, मुझे ऐसा लग रहा था यार मैं बर्डन तो नहीं हो रहा हूँ, नहीं, लेकिन बिल्कुल। अनुपम सर बोलते थे कि ये तो घर, तो अपने घर का ही आदमी है। बिल्कुल आप घर के एंड हैं आप। सर आपकी सपोर्ट की वजह से मैंने अच्छे नंबर ही बोलूंगा सर, 179 स्कोर किया, इंटरव्यू बिल्कुल। में स्कोर किया सर। नहीं नहीं एंड आई अक्षय, एम मैं वेरी आपको थैंकफुल नहीं नहीं, आपको ऑफ थैंक यू। होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको घर समझिए अपना, प्रिपरेशन करिए, कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए हम अवेलेबल हैं। आपके, आप नहीं, आपके कोई दोस्त, कोई भी इशू, कभी भी कोई फंसता है, आप बिल्कुल बताइएगा, हम उनके लिए अवेलेबल हैं। 179 एक स्टेपिंग स्टोन है जो आपने स्कोर किया, और मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि 179 को बाई 20 मार्क्स हम अगली बार पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको इंप्रूव करें। ठीक थैंक यू है, सो मच। और लेकिन ये बात है कि हम आपके लिए बहुत खुश हैं। और क्योंकि जैसा कि मैंने इंट्रो में चीज बोली थी कि मैं पर्सनली इस चीज को देख पाता हूं कि आपका पास होना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत बाकी स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, बट आपका पास होना हमें, मुझे और अनुपम सर को काफी अच्छा लगा इस चीज को लेकर कि यार जो कंट्रीब्यूशन हमने है किया वो मुझे वर्थवाइल लगा। चाहे वो आप यहाँ बैठे रहते थे, कुछ भी करते, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर लास्ट में बोलते हैं ठीक है अक्षय, हम वापस से मिलेंगे यस सर, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। डेफिनेटली सर। और उस समय जो रैंक है 699,
इसको इम्प्रूव करके। yes, definitely है। I will try my best बिल्कुल to be in good rank. ठीक है अक्षय, ओके, थैंक यू। Thank you so much, sir.